देखो हम 12th में पढ़ते थे मनी। याद है मनी मतलब क्या होता है? मनी इज व्हाट मनी डज। मतलब बेसिकली हम मनी में ये बोल देते हैं सर मनी के अंदर हर चीजें कवर हो जाती है। याद है ना? कॉइन्स, नोट, हर एक चीज आ जाती है। इंडिया में पहले जब मनी सिस्टम नहीं आया था तो क्या चलता था? बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम क्या बोलता था? गुड्स के बदले गुड्स। ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स। ये वही बोल रहा है। देखो सर, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी क्या चलता था? बाटर सिस्टम। और बाटर सिस्टम क्या बोलता था? गुड्स के बदले गुड्स। ठीक है, पर बाटर सिस्टम में कुछ दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी? देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत सर क्यों? वेरी सिंपल। एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे को, इंडिया वाले क्या करते थे, ईरान के साथ पेट्रोल और वाटर के साथ एक्सचेंज करते थे। ईरान में पानी की बहुत कमी है तो हम उन्हें पानी देते थे, वो हमें पेट्रोल देते थे। अब होता ही है, मान लो अगर मेरे को पेट्रोल की डिमांड ही नहीं है तो मैं ईरान के साथ पानी के साथ एक्सचेंज क्यों करूंगा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। दोनों को एक दूसरे की नीड होना चाहिए तभी एक्सचेंज होगा। अगर एक को नीड है एक को नहीं है तो फिर वाटर सिस्टम हो ही नहीं सकता। आया समझ? पक्का? ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सर एक सबसे बड़ी दिक्कत, एक बार बताओ, बाटर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स। अब मान लो मैंने इससे मोबाइल के बदले गेहूं लिया। अब आप समझो, इस गेहूं को मैं कैसे स्टोर करके रखूंगा? 10 साल क्या स्टोर कर सकता हूँ? नहीं सर, गेहूं तो खराब हो जाएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद खराब हो जाएगा। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को तो लोग कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अभी तो आप लोग देखे थे ना डिमोनेटाइजेशन के टाइम, क्या लोगों के घर से कितने जन्मों के पैसे निकले थे। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सर बाटा सिस्टम में हम गुड्स को कितने टाइम तक स्टोर करके रखोगे? मान लो आप किसी के साथ ब्रेड में एक्सचेंज किए तो ब्रेड तो 2-3 दिन, उसके बाद थोड़ी रख पाओगे, फिर तो वो सड़ जाएगी। समझ आया? अगला देखो सर, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। अच्छा, देखो मस्त बात, रुपए के टर्म्स में अपन क्या करते थे, किसी को 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, ठीक है, 1 रुपए, 25 पैसा सब दे सकते। अब समझो बाटर सिस्टम के केस में, मान लो मेरे को एक शैम्पू का पाउच लेना है तो क्या मैं उसको एक ब्रेड अंदर से निकाल के दूं पैकेट से, ए ले तू एक ब्रेड खा लेना है, शैम्पू का पाउच एक दे दे। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। हम डिवाइड नहीं कर पाते थे किसमें? बाटर सिस्टम में। कुछ कुछ डिवाइड हो जाते थे, कुछ कुछ डिवाइड नहीं हो पाते थे। समझ आ रहे हैं ना? अगला दिया हुआ है सर, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ अ वैल्यू। ये तो और दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत। अब ईरान को ना, मैं बोलता था पानी बहुत कीमती चीज है, तो मेरे पानी की कीमत तेरे पेट्रोल से ज्यादा है। अब ईरान बोलता था मेरे पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है। बिना पेट्रोल तो पूरे इंडिया में बिजनेस ही ना हो, गाड़ियां ही नहीं चले तो बिजनेस कैसे होगा? तो दोनों के दोनों क्या होता था, अपनी कॉमोडिटी की वैल्यू ज्यादा बोलते थे। तो कॉमन मेजर नहीं था कि किसी की प्रॉपर्टी या किसी भी गुड्स की वैल्यू निकालने का। आज मनी के टर्म्स में तो हम बता सकते हैं सर ये पेन कितने की है, ये रिमोट कितने का है, सब चीजों की वैल्यू बता सकते हैं। पर सर बाटर सिस्टम में हर चीज की वैल्यू बताना मुश्किल था। अब मैं बोला भैया मैं आपको 1 किलो गेहूं दूंगा, आप मुझे चावल कितना दोगे? बोले मेरे को क्या पता भाई, गेहूं की वैल्यू चावल की वैल्यू दोनों की अलग होती है। अब दोनों किस किस सेंस में कितना कितना लूं मेरे को क्या पता। पर आज रुपए के टर्म्स में तो अपन इजी बता सकते हैं, सर गेहूं 25 रुपए किलो है, चावल 30 रुपए किलो है, तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। वो बाटर सिस्टम में दिक्कत आती थी। समझ आया? अगला देखो सर, डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। सर क्या रुपए के टर्म्स में आज से 10 साल बाद भी हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं? हाँ, 10 क्या 20 साल बाद भी हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। पर बार्टर सिस्टम में दिक्कत है सर। आज से 5 साल बाद आप कैसे पेमेंट करोगे सर? गुड्स खराब हो जाएंगे, पेमेंट कैसे करोगे? समझ आ रहा है? डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर मतलब बाद में जब हमें किसी को पेमेंट करना हो तो। समझ आया? पक्का? देखो यही पॉइंट दिए हुए, इसी को समझाया। अगला देखो सर, फंक्शन ऑफ मनी। सर क्या फंक्शन है? क्या मनी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे सर ह्यूमन बीइंग में? यस सर, आज मनी के बिना तो कुछ होता ही नहीं। आज तो हर चीज मनी के टर्म्स में डिफाइंड है। आज बाटा सिस्टम तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आई एम नॉट सेइंग पूरा खत्म हो गया, आज भी चलता है बट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो सर, द टर्म मनी वॉज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस जूनो मोनेटा।
इसके नाम से डिफाइंड है। लो भाई, ये मनी टर्म कहाँ से आया पता चल गया अपन को। कैसे बनाए होंगे? MONE, TA को हटा के वाई डाल दिए होंगे। सही है। उसके बाद देखो सर, अगर आपको याद हो तो हम बचपन में जो डेफिनेशन पढ़े थे, ये यही वाली पढ़े थे। मनी इज व्हाट मनी डज, ये छोटी वाली पढ़े थे। मनी क्या होता है सर? मनी वो चीज होती है जो हर चीज वो मनी के थ्रू अपन कर सके, दैट इज मनी। ठीक है। उसके बाद देखो सर, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला दिया हुआ है प्राइमरी फंक्शन, उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर क्या आज हर चीज में एक्सचेंज करने के लिए हम मनी के टर्म्स में बात करते हैं? यस सर। आज तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यही है ना सर। कोई चीज खरीदने जाओ, सेल करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, क्या मनी ही के टर्म्स में चलता है? यस सर। अगला दिया हुआ है सर मेजर ऑफ वैल्यू। अगला दिया हुआ है मेजर ऑफ वैल्यू। सर क्या आज किसी भी चीज की वैल्यू मनी के टर्म्स में निकाल सकते हैं? यस सर। ये रिमोट कितने का है, ये मोबाइल कितने का है, ये पेन कितने की है, हर एक चीज अपन मेजर कर सकते हैं किस टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। मनी के टर्म्स में किसी भी चीज की मेजर करना वैल्यू आसान है। आज अपन कपड़े को भी देख के बोल सकते हैं ना, अच्छा ये कपड़े इतने का लग रहा है। मेजर ऑफ वैल्यू। समझ आ रहा है? yes, अगला दिया हुआ है सर स्टोर ऑफ वैल्यू। सर क्या हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं? यस सर। रखो ना तिजोरी में, तब तक रखो जब तक अगला डिमोनेटाइजेशन ना आ जाए। फिर अगला आएगा तो फिर तिजोरियों से निकलेगा पैसा। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। लोग स्टोर करके रखते हैं। आजकल तो लोग ज्यादातर बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं। पहले के लोग पैसा भर भर के रखते थे, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसीलिए तो डिमोनेटाइजेशन में इतना पैसा निकला। ठीक है। अगला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर क्या हम फ्यूचर में किसी को पेमेंट कर सकते हैं? यस सर। क्या हम 5 साल बाद भी पेमेंट कर सकते हैं? यस। मनी की तो सबसे बेस्ट बात यही है सर, 5 साल बाद भी कर सकते हो, 10 साल। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को सब ना पेमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे, जिनका जन्मों से पैसा नहीं दिए। तो लोगों ने बोला पेमेंट कैसे कर रहा है भाई? बोला भाई देख, तेरे को पेमेंट नहीं किया था तो मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी। बोले साले, वो नोट चल नहीं रहे ना, इसलिए तू पेमेंट करने आ गया। क्योंकि पता है वो नोट की अब ऐसा कोई वैल्यू है नहीं, वैसे भी ब्लैक मनी था, बैंक में जाके भी एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए तू बेटा पेमेंट करने आ गया, नहीं तो पेमेंट ही नहीं करता। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगला है ट्रांसफर ऑफ मनी। सर क्या मनी अपन ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली। मनी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप समझो ना, मैं अगर हिमांशी को बोलूं कि यहाँ से गेहूं लेके जाना है 1 किलो, तो चलो 1 किलो गेहूं तो वो हाथ में ले। मैं बोला 50 किलो का गेहूं लेके यहाँ से दुर्ग जाना है, वो बोलेगी सर पागल हो क्या, कैसे लेके जाऊंगी मैं? पर मैं उसको बोलूँ हिमांशी कि तेरे को 10,000 रुपए लेके जाना है, तो वो जेब में आराम से लेके जा सकती। ट्रांसफर ऑफ मनी। मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बहुत आसान है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ऑनलाइन में तो और तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। यूपीआई कर लो, फोन पे कर लो, पेटीएम कर लो, जो करना है कर लो, एक बार में मनी ट्रांसफर हो जाता है। समझ आया? अगला दिया हुआ है सर कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट वर्ड का मतलब, ये फंक्शन बेसिकली सर बैंक, मतलब बेसिकली मनी इसमें भी यूटिलाइज होता है, बट कंटीजेंट है। कई बार मनी यूटिलाइज हो, कई बार ना भी हो। कंटीजेंट मतलब कोई चीज सर्टन ना हो। ठीक है। देखो सर इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सर क्या इंडिया की इनकम हम मनी के सेंस में निकालते हैं? यस सर। इंडिया की इनकम अपन मनी के सेंस में तो निकालते हैं कि सर कितनी इंडिया की नेशनल इनकम, याद है 12th में पढ़े, नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ते थे। हाँ वेरी नाइस। वो वही बोल रहा है सर, आप आज इंडिया की जो इनकम निकालते हैं वो किस सेंस में निकालते हैं? मनी के सेंस में। ठीक है। उसके बाद देखो सर, मनी इक्वलाइजेज मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्टिविटी। चलो कुछ अच्छा बताता हूँ। ठीक है सर, कई चीजें महंगी होती है जिससे हमें बहुत यूटिलिटी मिलती है, कई चीजें सस्ती होती है जिससे हमें कम यूटिलिटी मिलती है। ये क्या बोल रहा है? मनी इक्वलाइजेज मार्जिनल यूटिलिटी या प्रोडक्टिविटी। मतलब मनी से हम कई सारी चीजों की ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही। जैसे देखना, हम नए कपड़े लेते हैं, मनी के सेंस में लेते हैं, मनी से पेमेंट करते हैं और नए कपड़े लेते हैं, तो क्या हमें यूटिलिटी होती है? यस सर। यूटिलिटी मतलब याद है 11 में पढ़ते थे,
वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी गुड्स उससे हमें कितनी खुशी मिलती है, तो वो वही बोल रहा है सर आप अपनी खुशी को मनी के टर्म्स में काउंट करते हो। कैसे? सिंपल सी बात है सर, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आपको कोई पसंद आ जाए तो आपको यूटिलिटी होती है। अब यूटिलिटी वो वाली चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। और पेमेंट किस टर्म्स में करते हो? मनी के टर्म्स में। समझ आया? अगला दिया हुआ है सर बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है सर क्या आज लोग एक दूसरे को लोन उधारी जो भी दे रहे सर, क्या सब पैसे के टर्म्स में? हर चीज पैसे के टर्म्स में सर। बेसिस ऑफ क्रेडिट। आज बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को बोलता हूँ भैया 15 लाख का पैसा, 15 लाख रुपए लोन दे दो, तो बैंक क्या बोलता है? वो देख 15 बोरी गेहूं पड़ा हुआ ले जाओ। ऐसे थोड़ी बोलता है बैंक वाला। सर बेसिस ऑफ क्रेडिट। अगला दिया हुआ है लिक्विडिटी। सर क्या मार्केट में जब हम पैसे की बात करते हैं, लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी मतलब पैसा जहां पर मनी का फ्लो अच्छा हो, तो मार्केट में जब लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हम क्या ऐसा बोलते हैं अरे यार आज मार्केट में गेहूं भयानक है? अबे ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं मार्केट में पैसा बहुत है, लिक्विडिटी मतलब। अरे समझ। तो सर मनी तो है जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, आया समझ? पक्का ना? यही सब पॉइंट दिए हुए देखो। उसके बाद देखो सर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी को सप्लाई कौन करता है? वेरी नाइस। नालायक आरबीआई। वही तो। मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल मनी इन द इकोनॉमी, जो भी मनी है इकोनॉमी में। अब सर द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ब्रॉडली स्पीकिंग मनी सप्लाई कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग: करेंसी इशूड बाय हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। दूसरा देखो सर, डिमांड डिपॉजिटेड क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। मतलब सर जो कमर्शियल बैंक के पास लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक लोन देती है लोगों को, और जो लोगों को लोन देती है लोग उससे इंटरेस्ट, हाँ, लोग उस लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो सर उससे क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। याद है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन? हम ट्वेल्थ में पढ़ते थे, जहां पर हम बैंक में जाके पैसा डिपो अभी आगे आएगा प्रोसेस कि सर हम बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किए, फिर बैंक उसका लोन देता है, फिर लोन देता है तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ऐसे मार्केट में मनी सर्कुलेट होता है और पैसे जनरेट होते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर डिमांड डिपॉजिटेड क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। आप लोग ना सब उस रूम में बैठो ना, वो वाले रूम में, हाँ छोटे वाले रूम में। ठीक है, सब वो छोटे वाले रूम में बैठना। मैं सुनना, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में, वो क्वेश्चन को पढ़, उससे रिलेटेड आंसर पढ़ना, और फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करना। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इंडिया में कॉइन कौन इशू करता है? नहीं नहीं, बताना पड़ेगा। ये नालायक, पढ़ना नहीं है। नालायक, पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है बोल, तुम तो पूरा इंटेंस से पढ़ती है। ए ले, नहीं पढ़ने दूंगा, जाओ पढ़ ले। जल्दी से बता दे, कॉइन कौन इशू करता है इंडिया? जल्दी में। कॉइन्स। कॉइन्स कभी भी इंडिया में इशू, हमेशा याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है, और नोट आरबीआई इशू करती है। ये देख। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके। देखो सर मनी एग्रीगेट्स। सर मनी एग्रीगेट्स, क्या M1 हम बचपन में पढ़ते थे ट्वेल्थ में? यस सर। यहाँ पर हम बोलते थे C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी, D मतलब डिमांड डिपॉजिट, प्लस O मतलब अदर डिपॉजिट। यही होता था।
उसके बाद देखो सर M2 क्या होता है सर? M1 प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक। टाइम लाइबिलिटी मतलब क्या सेविंग अकाउंट से मैं पैसा जब चाहे तब निकाल सकता हूँ? यस सर, निकाल सकते हैं ना, सेविंग अकाउंट है हमारा। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब इशू करता है बैंक पता है? जब बैंक में अपन जाके FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। और टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर। सर मेरी ऐसी कोई भी FD है जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाएगी। टर्म डिपॉजिट वर्ड का मतलब होता है FD, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट समझते हो ना? ठीक, सामने वाले छोटे वाले रूम में क्वेश्चन भेजा हूं ना मैं, सामने वाले छोटे वाले रूम में बैठना, क्वेश्चन भेज दिया हूँ और उसका पढ़ना आंसर और आंसर लिखना मैं आऊंगा। गुड मॉर्निंग। हाँ, छोटे वाले रूम। उसके बाद M3 देखो, M2 प्लस टर्म डिपॉजिट ओवर 1 ईयर मैच्योरिटी। सर ऐसी कोई भी FD जो 1 साल बाद मैच्योर होगी। ठीक है। कॉल या टर्म बोरोइंग ऑफ बैंक। सर ये क्या होता है कॉल या टर्म बोरोइंग? याद दिलाता हूँ सर, 12th में पढ़ते थे BST में कॉल मनी। कॉल मनी याद है? जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक से 2 या 4 दिन के लिए पैसे लेता है, दैट इज नोन एज कॉल मनी, टर्म बोरोइंग। समझ आई कहानी? पक्का? उसके बाद देखो सर, वैल्यू ऑफ मनी। सर मनी की वैल्यू क्या होती है? चलो आप लोग बताओ फिर मैं बताऊं। अब ये मत बोलना मनी की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मनी की कोई वैल्यू नहीं बोलोगे तो घर वालों को मैं बोलूंगा पैसा ले लो इन लोग से। बोलते मनी की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। एग्जैक्टली सर, परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी। वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या? परचेजिंग पावर, हम उससे कितना परचेज कर सकते हैं उतनी उसकी वैल्यू है। समझ आया? देखो सर, इट इज नथिंग बट एन एक्सचेंज वैल्यू। कोई भी चीज हम जितनी खरीद सकते हैं मनी के सेंस में, वो उसकी वैल्यू है। हाउ मच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। यही तो लिखा हुआ है। आया समझ? देखो सर, टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब सर डोमेस्टिकली, इंडिया के अंदर। एक्सटर्नल मतलब जहां पर फॉरेन करेंसी कितनी मिल जाएगी इंडियन करेंसी के एक्सचेंज में। मतलब $1 के लिए हमें कितना रुपया लगता है? 72। तो सर हमें 72 रुपीज देना पड़ेगा तो हमें कितना मिलेगा? $1। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। समझ आया? देखो सर सामने, फॉर्म ऑफ मनी। सर फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है सर? पहले देखो कैश मनी और क्रेडिट मनी। कैश मनी क्या होता है? जिसको अपन तुरंत कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। क्रेडिट मनी उधारी, क्रेडिट कार्ड वगैरह। अदर फाइनेंशियल एसेट लाइक UTI, इंश्योरेंस पॉलिसी। सर क्या हम अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको पैसे के टर्म्स में ही इन्वेस्ट करते हैं? यस सर। क्या हम किसी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो क्या हम रुपए देके ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं? यस सर। उसके बाद अगला दिया हुआ है सर, पेपर मनी एंड कॉइन्स। ये तो हम यूज ही कर रहे हैं। सर नियर मनी और मनी सब्सटीट्यूट, जिसको हम मनी के फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट करा सकते हैं सर, नियर मनी। बैंक चेक बेस्ट एग्जांपल है सर, क्योंकि हम चेक देते हैं तो बैंक वाला क्या हमें कैश दे सकता है? यस सर। आ रहा है ना समझ? पक्का? ठीक है, आप इसको पढ़ो, ग्रीशम लॉ को पढ़ो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। क्या पढ़ी समझा? बताओ बताओ मैडम बताओ।
क्या पढ़े, क्या समझ आया, देखो बताओ ग्रीशम लॉ क्या बोला। पेपर में यार वो कॉइन ज्यादा यूज करते ओपन करने के बाद। ऊपर ये बोल रहा है मैडम कि सर बैड मनी गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देती है। सर बैड मनी क्या होती है? एग्जैक्टली ब्लैक मनी। सर ब्लैक मनी जो होती है ना मार्केट में, वो व्हाइट मनी को मार्केट से बाहर कर देती है। एग्जैक्टली क्योंकि देखो किसी के पास अगर ब्लैक मनी है तो वो एक नंबर पे तो चीजें ले नहीं पाएगा, वो उससे दो नंबर की चीजें ही लेगा। और गोल्ड सिल्वर लेना सबसे आसान है। सर इतना सा गोल्ड भी ले चले जाओ, मतलब सोने का बिस्किट ले लो तो वो 30 लाख रुपए का होता है। लोग यही तो कर रहे हैं इंडिया में, ब्लैक मनी को यूज कर रहे हैं कॉमोडिटीज खरीदने के लिए। उससे हो क्या रहा है, मार्केट में जो व्हाइट मनी है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है। आ रहा है समझ? मैंने किसी को कैश में पेमेंट कर दिया तो वो ब्लैक मनी हो गया, और अगर वो ब्लैक मनी हो गया तो सर फिर उस ब्लैक मनी का उपयोग आदमी कैसे करेगा सर? गलत तरीके से करेगा। अगर सब अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो व्हाइट मनी चलेगा। समझ आया? पक्का? बढ़ू आगे? पक्का ना? देखो अगला दिया हुआ है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। ये क्या बोलता है देखना सर, ये कौन दिया? आयरविन फिशर। बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार, देखना। द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। आयरविन फिशर गिवन एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मनी। अब इसने ये इक्वेशन दी, देखो एम वी इज इक्वल टू मनी सप्लाई, पीटी इज इक्वल टू मनी डिमांड। अब एम मतलब क्या होता है? मनी इशूड, मनी सप्लाई इशूड बाय द लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, वही तो इशू करती है मनी। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? वेलोसिटी, रेट, दर। किस रेट से मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, किस रेट से लीगल अथॉरिटी मनी मार्केट में सप्लाई कर रही है। समझ आया? अगला दिया हुआ है प्राइस लेवल एंड आउटपुट लेवल। पी मतलब प्राइस लेवल और टी मतलब आउटपुट लेवल। Fisher used the equation to show the relation between money supply and the price level as a direct proportional। अपन इसको अभी समझेंगे सर। आप समझो इसने क्या बोला, सर मार्केट में कितनी मनी सप्लाई है वो इक्वल होती है सर किसी भी चीज की प्राइस और आउटपुट से। सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर 100 रुपए आया है तो लोग 100 ही रुपए का गुड्स ले पाएंगे। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? मार्केट में 100 रुपए आया है तो कोई भी पर्सन 100 ही रुपए का गुड्स ले पाएगा, वही तो बोल रहे हो। मनी की जितनी वेलोसिटी है उसी रेट से आप उस गुड्स की प्राइस और आउटपुट डिसाइड कर पाओगे। समझ आया? ठीक है, देखो सर वो वही बोल रहा था, रेट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आप उधर प्राइस और आउटपुट भी बढ़ा सकते हो। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइस और आउटपुट भी कम हो जाएगा। है समझ? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मेन पॉइंट देखो, देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। जितना मार्केट में पैसा बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, जितना मार्केट में पैसा बढ़ेगा उतने गुड्स की प्राइस बढ़ेगी। आप लोग सर क्यों? देखो मार्केट में अगर पैसा बढ़ता है तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आते हैं, लोगों के पास पैसे ज्यादा आते हैं तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है तो प्राइस बढ़ जाती है। समझ आया? अगला देखो सर, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। सर अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया तो लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो लोग पैसे की कदर नहीं करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मनी की सप्लाई ज्यादा हुई तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ आया? अगला देखो सर, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल सी बात बोल रहे हैं सर, अगर किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो कम हो जाती है। समझ आया? इनवर्स रिलेशन क्लियर हुआ ये? पक्का? अब देखो सर इस बंदे के एजम्पशन क्या है, ये मान के चलता है कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट।
मतलब किस रेट से हम मार्केट में मनी सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, रेट चेंज नहीं करेंगे। कौन सप्लाई करता है? आरबीआई। आरबीआई जिस रेट से मार्केट में मनी सप्लाई कर रही है उसको चेंज नहीं करेंगे। दूसरा देखो सर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये बोल रहे हैं मार्केट में जितने गुड्स बन रहे हैं, अपन याद है ना जीडीपी पढ़ के आते थे सर, जितना भी इंडिया में गुड्स बन रहा है वो गुड्स जो बन रहा है वो कांस्टेंट रेट से बन रहे हैं। मतलब दो चीजें कांस्टेंट हो गई, किस रेट से मार्केट में पैसा आ रहा है और जो आउटपुट है वो दो चीजें कांस्टेंट हो गई। तो चेंज क्या होने वाला है? एक एम चेंज होने वाला है, समझ आ रहा है ना, एम वी इज इक्वल टू पी टी था, तो एम चेंज होने वाला है, वी तो कांस्टेंट है। प्राइस चेंज होने वाला है, टोटल आउटपुट तो कांस्टेंट है। आ रहा है समझ? तो बेसिकली दो ही चीजें तो चेंज होने वाली है, एम और टी, सॉरी एम और पी, वी और टी तो कांस्टेंट है। समझ आया? समझ आया ना? ठीक है। दिस थ्योरी एज्यूम्स मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली। ये बोल रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि मनी को सिर्फ आप गुड्स परचेज और सेल के लिए करोगे। क्या आपको नहीं लगता है बकवास है? एक बार बताओ, गुड्स सिर्फ गुड्स के लिए यूज करेंगे? हम भिखारी को भीख नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बट ठीक है, ये बोलता है मेरी थ्योरी सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए चलेगी। ठीक है, देखो अब क्रिटिसिज्म्स। क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं? डिसएडवांटेज। हम इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया तेरी थ्योरी ये सब चीजें बकवास है तेरी थ्योरी में। पहला देखो, फिशर इक्वेशन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड मैथमेटिकल ट्रिज्म, इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच m अफेक्ट्स p। ये क्या करता है? मैथमेटिकल तरीके से चलता है कि m और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे, बट इसने कोई एक्सप्लेन थोड़ी किया, इसने तो बोल दिया सीधा m और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे नालायक सामने वाले रूम में, और जागो, नींद में चल रही तू। अगला देखो सर, इट इज प्रिज्यूम दैट एंटायर एम इज यूज्ड अप इन बाइंग टी इंस्टेंटली। मैंने आपको पहले ही बोला, ये क्या बोल रहा है? जितना भी पैसा आया आप पूरे का पूरा क्या ले लोगे? गुड्स। जरूरी थोड़ी कि सर इंडिया है, यहाँ पर इंडिया में तो लोग पैसे सेव भी करते हैं ना। अगर मैं 100 रुपए कमाया हूं तो क्या ये भी हो सकता है कि 100 रुपए में 50 रुपए सेव कर लूं? हाँ, 50 का गुड्स ले लूं। समझ आया? अगला, द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज मिथ। सर फुल एम्प्लॉयमेंट तो जन्मों में कभी नहीं हो सकता, जीवन में मरते दम तक नहीं हो सकता। अगला, इवन विथ फुल एम्प्लॉयमेंट अ कंट्री कैन राइज नेशनल आउटपुट बाय ब्रिंगिंग दोस फैक्टर्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल विद इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड। एक बार बताओ, ये बोलता है कि आप जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे उतना आउटपुट बढ़ेगा। मान लो मैंने इकोनॉमी में पूरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो मेरा पूरा आउटपुट बढ़ गया। अब नए लोग बचे ही नहीं, तो नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो क्या फिर भी मेरा आउटपुट बढ़ सकता है? यस बढ़ सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आया तो। अगर अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी ले आया तो उतने ही वर्कर अच्छी टेक्नोलॉजी में क्या आउटपुट बढ़ा देंगे? यस बढ़ा लेंगे, पर ये एज्यूम नहीं मानता इस चीज को। अगला, इट इज प्रिज्यूम दैट मनी इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस ओनली। मैंने आपको बताया सर ये गलत है, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए थोड़ी होता है मनी। समझ आया? पक्का? अगला देखो सर, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन। देखो सर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लो भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लेन करती है वैल्यू ऑफ मनी। एम इज इक्वल टू पी के टी। एम मतलब देखो सर मनी सप्लाई फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, पी मतलब प्राइस, हम पहले भी सीखे थे, के मतलब कैश बैलेंस, कितना आपके पास कैश पड़ा हुआ है, और टी मतलब टोटल आउटपुट, ये हम पहले भी सीखे। अब देखो सर, इसमें देखो, however Fisher's version and the Cambridge version of the quantitative theory are not exactly the same. सेम नहीं है, लगते हैं। आप देखोगे तो सेम लगते हैं, क्योंकि वहां पर भी पी आया था, वहां पर भी टी आया था, वहां पर भी एम आ गया था, तो सेम लगते हैं बट है नहीं। द टोटल ट्रांजेक्शन इन द मार्केट इन एन ईयर टी मे नॉट बी एग्जैक्टली एज सेम एज द टोटल आउटपुट ऑफ द ईयर। बहुत परफेक्ट बात बोला है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने 100 गुड्स बनाया और मार्केट में सिर्फ 80 बिके? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने 100 बनाया, बिका 80 ही है। ये भी हो सकता है मैंने 100 बनाया, बिका 50 ही है। समझ आया? देखो सर, नालायक, ठीक। देखो सर अगला, one reason is that
ऑल द आउटपुट ऑफ अ ईयर में नॉट बी कम टू द मार्केट। देखो सर वही तो बोला मैंने 100 गुड्स बनाया, 80 ही बेचना चाहा, तो इस केस में तो 80 बिकेगा ना। और जब 80 बिका तो इस केस में ये थ्योरी जो अपनी फिशर की थ्योरी थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि फिशर क्या बोला था, जितने गुड्स बनेंगे पूरे बिक जाएंगे। पूरे कहाँ बिके? ये तो बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आदमी 100 गुड्स बनाया और बेचे 80। समझ आया? ठीक है, पक्का। उसके बाद देखो सर, इफ वी इग्नोर द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टी एंड वाई, देन अ कंपैरिजन बिटवीन टू इक्वेशंस शोज दैट। अगर हम टी और वाई का मतलब वो याद है, वाई मतलब अपन क्या पढ़ के आए थे? देखो सिंपल सिंपल सिंपल, तो यहाँ पर अपन v पढ़े थे, v, और ये v मतलब वेलोसिटी था। ठीक है, अब यहाँ पर तो कहीं पर वेलोसिटी है ही नहीं, इसलिए बोला सर वेलोसिटी वाली चीज को साइड कर दो। अगर वेलोसिटी वाली चीज को साइड कर दो तो दो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ये हमारी दो इक्वेशन थी। तो k इज इक्वल टू 1/v एंड v इज इक्वल टू 1/k, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट is kept as a cash because with the public the velocity of money will fall and vice versa। समझो इसको, मैं समझाता हूँ। जितना लोग पैसा अपनी तिजोरी में रखेंगे उतना पैसा मार्केट में कम घूमेगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना लोग पैसा अपनी तिजोरी में रखेंगे, अपने जेब में रखेंगे, उतना मार्केट में पैसा कम घूमेगा। कॉमन सेंस की बात है, आप सोच के देखो, यही तो हो रहा है ना। अगर मैं पूरा पैसा अपने जेब में रखूंगा तो मार्केट में पैसा कैसे घूमेगा? तो मार्केट में पैसा घूमने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वही तो बोल रहा हूँ, जितना कैश लोग अपने पास रखेंगे, पब्लिक अपने पास रखेंगी, वेलोसिटी ऑफ मनी विल फॉल। जितना लोग खर्चा करेंगे उतना मार्केट में पैसा घूमेगा। समझ आ रहा है ना? क्योंकि अगर मैं कुछ परचेस करता हूँ तो दुकानदार उसको सेल करता है, दुकानदार उसको सेल करता है तो उसके पास पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो वो भी पीछे किसी से परचेस करता है, जिससे परचेस करता है वो मैन्युफैक्चर करता है तो वो भी रॉ मटेरियल खरीदता है, ऐसे मार्केट में पैसा घूमता है। समझ आया? पक्का ना? देखो सर, उसके बाद अगला देखो, है अभी तो टाइम है, 9 बजे तक है। नहीं लाया क्या? अरे वो तो बहुत खींचेगा, मेरा घर देखा है। चलो देखते हैं जैसा होता है। छोटा इनपुट नया चैप्टर चालू करो तो पहले इंट्रोडक्शन देने में भी टाइम लगेगा। देखो आपको देखिए, मुझे याद है मेरे को तो लेना ही पड़ेगा। आपका नहीं, आईडी ऊपर यही ले लूंगा, मैं यही ले लूंगा। हाँ देख ले, तेरे में चल जाए तो देख ले। ठीक है, देखो सर, थर्ड द कैम्ब्रिज के एंड द फिशर बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अबे काट दिया मैं तो सोचा येलो वाला है, येलो, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक, ये समझ आ गया सबको? ये पक्का क्लियर हो गया ना? जितना लोग पैसा अपने पास रखेंगे उतना मार्केट में पैसा कम घूमेगा, जितना लोग खर्चा करेंगे उतना मार्केट में पैसा ज्यादा घूमेगा। समझ आया ना? उसके बाद देखो सर, क्वांटिटेटिव थ्योरी बाय केन्स। अब क्वांटिटेटिव थ्योरी बाय केन्स ये अगली थ्योरी है, मेरे ख्याल से लास्ट, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है, लास्ट है। देखो, अकॉर्डिंग टू जेम केन्स द मनी सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे बहुत प्यार, एकदम सिंपल समझाता हूँ आपको, आराम से समझ आ जाएगा। सर क्या अभी इंडिया में पर्सनल लोन महंगा है? हाँ महंगा है। सर क्या इंडिया में होम लोन सस्ता है? हाँ सस्ता है। क्यों? सर क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो लोग ना ज्यादा पर्सनल नेचर के एक्सपेंस करते हैं। एग्जाम्पल, घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, ठीक है, बाहर ट्रिप्स में जाना, ये सब चीजें करते हैं। अब ये सब चीजें करने के कारण क्या होता है, ये वाला जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब गवर्नमेंट को पता है लोग अभी प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखे हैं लोन के। समझ आ रहा है? ये वही चीज बोल रहे हैं। सर मार्केट में मनी कितना सप्लाई है उससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाए तो पर्सनल लोन और महंगा हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम रहे तो पर्सनल लोन सस्ता कर देंगे, क्योंकि वैसे ही लोग पैसा नहीं है उनके पास।
समझ आया? ये देखो वही दिया हुआ है, द मनी सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मार्केट में पैसा कम है, ठीक है, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा? लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोग ज्यादा आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट होगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी हमारी। अरे समझिए वही दिया हुआ है, when the money supply increases the rate of interest will be decreased। अब मार्केट में पैसा अगर ज्यादा सप्लाई हो गया, ठीक है, इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ा लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, सब चीजें हो जाएगी। समझ आया? पक्का? Yes, sir. उसके बाद देखो सर, अकॉर्डिंग टू केन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लेस अ डोमिनेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। याद रखना सर, जब भी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि ज्यादा रेट में अगर लोग पैसा लेंगे मार्केट से तो लोग पैसे की कदर करेंगे। 1% में अगर लोन मिलने लग गया ना तो लोग पैसे की कदर ही नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा रहेगा वैल्यू ऑफ मनी उतनी ज्यादा रहेगी, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन ब्रॉडर सेंस द टर्म इन्फ्लेशन रिफर्स, इन्फ्लेशन समझते हो ना? हाँ, वो बढ़ा। महंगाई। इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब होता है महंगाई, किसी भी चीज का रेट बढ़ना। तो सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ब्याज ज्यादा हो गया, ब्याज ज्यादा हो गया तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पटाना है, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पटाना है तो मैं भी क्या करूंगा? गुड्स की कॉस्ट में जोड़ दूंगा, गुड्स की कॉस्ट में जोड़ने से क्या हो जाएगा? गुड्स महंगे हो जाएंगे। समझ आ रहा है? देखो सर, डेफिनेशन दी हुई है जो आपको पसंद हो। इन्फ्लेशन डोनेट्स अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ये सबसे प्यारी है। अब कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देखो सर, प्राइमरी कॉजेज। सर इन्फ्लेशन आता क्यों है? दो कारण से, एक डिमांड, एक कॉस्ट पुल। समझो, इसको समझाता हूँ। डिमांड पुल क्या होता है? सर जब इंडिया में नया आईफोन आता है मार्केट में तो क्या हर किसी को नया आईफोन चाहिए होता है? यस सर। अब जब शुरू में नया नया चाहिए होता है तो क्या उसका प्राइस भी ज्यादा होता है? यस सर। जैसे ही साल भर होता है, पुराना होता है आईफोन, क्या रेट कम हो जाता है? यस सर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगला दिया हुआ है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। एक बात बताओ, आईफोन को खरीदने के लिए जो प्लास्टिक चाहिए, अगर वो प्लास्टिक मार्केट में रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो आपको नहीं लगता गुड्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी? वही लिखा हुआ है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। एक था डिमांड पुल, एक है कॉस्ट पुल। समझ आया? पक्का? चलो देखो डिटेल में दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। बहुत सिंपल है, एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट पैसा ज्यादा खर्चा करेगी तो क्या महंगाई आएगी? यस आएगी। आप समझो कैसे। मान लो अपन सीमेंट की बोरी खरीदते, अब मान लो वो सीमेंट की बोरी गवर्नमेंट भी खरीदना चालू कर दे, तो क्या पहले अपन सिर्फ 4 लोग डिमांड कर रहे थे? यस सर। अब क्या गवर्नमेंट भी डिमांड करेगी? यस सर। अब अचानक से गवर्नमेंट भी डिमांड करे, अपन भी डिमांड करे और सप्लाई ज्यादा ना हो तो क्या रेट बढ़ जाएगा चीजों का? यस सर, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ सर, सीमेंट की बोरी हो गई है 330 रुपए और यही सीमेंट 180 रुपए चल रहा था। सर 180 से 330 क्यों हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, पूरी रोड अब सीमेंट की बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो सीमेंट की कंपनी जितनी भी थी सब रेट आग बाय बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने वापस सीमेंट की रोड बनाना बंद कर दिया। अरे 180 का 330 मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया ना, ऑलमोस्ट डबल। अरे समझ। अगला देखो सर, अगला दिया हुआ है सर डेफिशिएट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब समझना, डेफिशिएट वर्ड का मतलब होता है कमी, फाइनेंसिंग मतलब सर मेरे पास जो पैसे की कमी हुई थी उसके लिए मैंने फाइनेंस लिया। ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब जहां पर गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, इनकम कम हो रही है, इनकम कम होने के कारण गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोन ले रही है, लोन लेने के कारण इंटरेस्ट बटा रही है, इंटरेस्ट बटाने के कारण गवर्नमेंट के पास से पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, पैसे ज्यादा खर्चा होने के कारण क्या हो रहा है? गवर्नमेंट सब चीजों के रेट बढ़ा देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है। जैसे मोबाइल में पहले 12% जीएसटी था, गवर्नमेंट ने इसको 18% कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है हमें भी तो पैसे चाहिए ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 18% किया। अब 18% करने के कारण क्या मोबाइल महंगे हो गए? हाँ, पहले 12% था, अब 18 हो गया तो महंगे हो गए। समझ आया? अगला देखो सर, इंक्रीज वेलोसिटी और सर्कुलेशन। मैंने आपको ये पहले ही बताया सर, मार्केट में अगर पैसा ज्यादा रहेगा तो क्या इन्फ्लेशन आएगा? यस सर। हर किसी के पास आप ज्यादा पैसा दे दोगे तो क्या इन्फ्लेशन आ जाएगा? हाँ, हर कोई सर, कोई हर आदमी क्या है? गुड्स परचेस, एक गुड्स की जरूरत है 4 खरीद के आएगा। क्यों? पैसा है, बेहिसाब है, तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, ज्यादा डिमांड करोगे तो। अगला है पॉपुलेशन। सर इसमें तो इंडिया सबसे आगे है, या लंगर में पॉपुलेशन है, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन क्या उतनी ज्यादा डिमांड। यस सर। क्या उसके कारण इन्फ्लेशन आता है? यस।
अगला दिया हुआ है होर्डिंग। ये क्या होता है सर, पता है किसी को? अरे कई लोग क्या करते हैं, मार्केट में जानबूझ के माल रोक नहीं लेते हैं कि अरे यार अपने पास रख लेते हैं, जब डिमांड होगी तब सप्लाई करेंगे साले को, जब रेट बढ़ जाएगा तब सप्लाई करेंगे। होर्डिंग, क्या इससे भी इन्फ्लेशन आता है? हाँ। अब मान लो दिवाली में मेरे को समझ आ रहा है सोना चांदी बहुत डिमांड पे रहेगा, हर आदमी खरीदता है, मैं जानबूझ के सोना चांदी को होल्ड करके रख दिया, तो क्या उसके कारण रेट बढ़ेगा? हाँ, होर्डिंग। समझ आया? समझ आया ना, होर्डिंग, ये मार्केट में लोग बहुत करते हैं। अगला है जेन्युइन शॉर्टेज। सर क्या आप लोग फर्स्ट लॉकडाउन में मैगी कुत्ते सरीके खाए हो? यस सर। क्या उसके कारण मैगी में शॉर्टेज आई थी? यस सर। क्या उसके कारण मैगी का रेट बढ़ गया था? यस सर। अब ये मत बोलना ये नहीं हुआ था। आप लोग बहुत मैगी खाए हो, खाए हो कि नहीं, सच बता दो। पागलों टाइप से खाए हो मैगी, हर कोई खाए मैगी, बहुत खाए, बहुत बहुत। तभी तो मैगी महंगी हुई है, नहीं तो मैगी महंगी थोड़ी थी। कितना रुपए हो गए मैगी? पहले कितने में आती थी? 10 से 12 क्यों हो गई? यही रीजन है। समझ आया? अगला दिया हुआ है सर एक्सपोर्ट। क्या इससे भी चीजें महंगी होती है? यस सर। अब आप समझो कैसे। अगर मान लो इंडिया में 10 आम है और 10 के बदले 10 आम मैं बाहर एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो इंडिया वालों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब इंडिया वालों को अगर आम चाहिए तो क्या वो लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा? हाँ। अगर आप सब चीजें एक्सपोर्ट कर दोगे तो इंडिया वालों को क्या मिलेगा, और इंडिया वालों को कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या उन्हें ज्यादा पैसा लगेगा? एक्सपोर्ट। अगला है ट्रेड यूनियन। सर क्या यूनियन, ये जो लेबर का यूनियन नहीं होता है, क्या ये लेबर यूनियन अगर लेबर का रेट बढ़ा दे काम करने का तो क्या उससे गुड्स महंगे हो जाएंगे? यस सर। और अगर उससे गुड्स महंगे हो जाएंगे तो क्या इन्फ्लेशन आ जाएगा? हाँ। लेबर का रेट बढ़ गया तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो इन्फ्लेशन आ गया। अगला दिया हुआ है सर टैक्स रिडक्शन। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे? और लोगों के पास अगर पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो लोग क्या गुड्स ज्यादा परचेस कर सकते हैं? यस। अगर लोग गुड्स ज्यादा परचेस कर सकते हैं तो क्या इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा? यस। अगला है इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएसटी। अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया तो कोई भी चीज महंगी हो जाएगी? यस। अब देख लो ना आपका फोन महंगा क्यों हुआ, क्योंकि जीएसटी लगा दी गवर्नमेंट। समझ आया? अगला प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट। सर अगर आईफोन का प्राइस अगर यूएस में बढ़ता है तो क्या इंडिया में भी रेट बढ़ जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है। अगला दिया हुआ है नॉन इकोनॉमिक रीजन। सर मान लो अचानक से कहीं सुनामी आ गई, जैसे कश्मीर में सुनामी आ गई, अब हमें केसर कहाँ से मिलती है? कश्मीर से मिलती है। तो सर अगर केसर कश्मीर से मिलती है और कश्मीर में ही सुनामी आ गई, बढ़ जाएगी। कश्मीर में आई भी थी 2-3 साल पहले सुनामी आई थी, इसीलिए तो केसर 2,40,000 रुपए किलो से बढ़ के 3 लाख रुपए किलो हो गई है, बढ़ गई है कश्मीर के कारण। समझ आया ये? बैठा दिमाग में? ये था हमारा मनी वाला चैप्टर। मैं आप लोग को अभी पीडीएफ भेजता हूँ, आप लोग चैप्टर पढ़ के ये पीडीएफ के जो क्वेश्चन है आप लोग को सिर्फ एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, इतना ही प्रैक्टिस करना है। नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके।